सार्थक अंक इसको अंग्रेजी में हम सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। सार्थक अंक किसे कहते हैं, क्या होता है सार्थक अंक और इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपको हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम सार्थक अंक की परिभाषा लिख लेते हैं। वे अंक जो माप की परिशुद्धता को बताते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। वे अंक जो माप की परिशुद्धता को बताते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। वे अंक जो माप की परिशुद्धता को बताते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। माप की परिशुद्धता ये सार्थक अंक कहलाती है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 1.0 और कुछ ले लेते हैं, कम से कम 4 लेते हैं 1.0, फिर ले लेते हैं 1.000, एक और ले लेते हैं 1.000। आप अगर मैथ वाले से पूछेंगे तो मैथ वाले कहेंगे कि इसमें कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि एक के बाद 0 लगाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स वालों से पूछेंगे तो फिजिक्स वाले कहेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। सबसे पहले इसका अल्पतमांक निकाल लेते हैं। फिजिक्स वाले कहेंगे सबसे पहले इसका अल्पतमांक निकालिए। अल्पतमांक निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी अंक लिए हैं उसके लास्ट में जो 0 आएगा उसकी जगह पर हम 1 लिख देते हैं। जितने भी अंक लिए हैं जो लास्ट में 0 आता है उसकी जगह पर हम 1 लिख लेते हैं। इसकी जगह पर हम 1 लिख लेंगे, इसकी जगह पर भी हम 1 लिख लेंगे, इसकी जगह पर भी हम 1 लिख लेंगे और इसकी जगह पर 1 लिख लेंगे। और इसके पहले जितने भी अंक आए हैं वो 0 लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 है, 0 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 0 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 0 लिख देते हैं और ये दशमलव, और जो भी संख्या रहेगी उसका भी हम 0 लिख देंगे। सेम टू सेम यही आगे भी करेंगे, इसका भी 0, 0, फिर दशमलव, फिर 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर दशमलव, फिर 0, फिर यहाँ 0। अब देखिए इसके मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। पहले 0 दाईं तरफ थे, अब ये बाईं तरफ हो गया। इसका क्या है, ये इसका अल्पतमांक है। अल्पतमांक निकालने के लिए हमने बताया है कि जितने भी अंक लिए हैं उसके लास्ट में जो 0 आएगा उसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे और उसके बाद उसके जो बाईं तरफ अंक आए हैं उसको हम 0 लिख देंगे। ये इसका हो गया अल्पतमांक। अब इसका हम त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अल्पतमांक बटे इसको हम प्रेक्षित मान मानेंगे। प्रेक्षित मान उसका गुणा 100 में कर देंगे, उसका प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। तो लिखेंगे अल्पतमांक यहाँ पर है 0.1 और यहाँ पर है प्रेक्षित मान 1.0 गुणे 100। क्या है ये 0, ये 0 से कट गया, इसका आएगा 10%। सेम इसका भी ऐसे करेंगे। अल्पतमांक लिखेंगे, इसका लिखेंगे 0.01 इंटू 1.00 इंटू 100। ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, इसका आया 1%। फिर इसका भी सेम ऐसे करेंगे 0.001, इसका कर देंगे 1.00 इंटू 100। आ गया इसको भी हम काट देंगे, ये 0 इसका करेंगे, ये 0 इसका आएगा 0.01%। अब सेम टू सेम इसका भी ऐसे करेंगे हम। इसका क्या आ रहा है 0.0001 इंटू 1.000 इंटू 100। एक का एक ही मारा होगा, इसका भी काट देंगे, इसका भी कर देंगे, इसका आ गया 0.001%। देखिए दोस्तों, हम जब 0 बढ़ाए हैं क्या होता है, उसके त्रुटि में कमी आ गई है। देखिए यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 1% है, यहाँ पर 0.01% है और यहाँ पर 0.001%। सबसे ज़्यादा त्रुटि यहाँ पर, सबसे ज़्यादा त्रुटि यहाँ पर है, सबसे कम त्रुटि यहाँ पर। क्या होता है 0 बढ़ाने पर हमारे सार्थक मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये हुआ 0 बढ़ाएंगे तो उसकी त्रुटि कम हो जाएगी। चलिए इसके कुछ नियम लिख लेते हैं पहले इसमें। इसकी परिभाषा आप देख चुके हैं कि वे अंक जो माप की परिशुद्धता को बताते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। वे अंक जो माप की परिशुद्धता को बताते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं।
सार्थक अंक पहचानने के कुछ नियम है। चलिए पहले नियम को हम आपको बताते हैं। पहला नियम यह कहता है हमारा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये हमारा पहला नियम बता रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आपको फिर से देख लीजिए, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल अशून्य अंक में क्या है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी अशून्य अंक है। इनको हम सार्थक अंक कहेंगे। हमने संख्या की बात नहीं की है, संख्या तो इसे माना जाएगा। 11 12 13 ये सभी संख्याएं हैं, संख्याओं की बात हमने नहीं की है, सिर्फ अंकों की बात की है। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाएंगे। 0 भी एक अंक है, 0 भी एक अंक है, लेकिन यह सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। कब गिना जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या है, वे संख्याएं, इसका पहला नियम है, वे संख्याएं जो अशून्य अंकों से मिलकर बनी होती हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। वे संख्याएं जो अशून्य अंकों से मिलकर बनी होती हैं, वे संख्याएं जो अशून्य अंकों से मिलकर बनी होती है, सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक क्या है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ भी ले लेते हैं, 2 3 4 5 4 5 6 7, कुछ भी ले लीजिए, 9 8 7 6। हमारा पहला नियम क्या कहता है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाएंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाएंगे। ये भी अशून्य है, ये भी सब इसमें अशून्य है, सब इसमें अशून्य है। लेकिन इस संख्या में कितने सार्थक अंक है ये हमें बताना है। अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो गिन लीजिए इसमें कितने अशून्य अंक है। 1 2 3 4, इसमें 4 अशून्य अंक है। इसका मतलब यह है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। फिर अब दूसरे का देख लेते हैं, इसमें भी अशून्य अंक कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब फिर इसका भी देख लेते हैं, इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि यहाँ पर हम अगर हम दशमलव लगा के लिखें तो वह क्या सार्थक अंक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये देखते हैं। जैसे कि 0.234 0.456 देखिए, हमने पहले ही आपको पहले नियम में आपको बता दिया है, कि ये सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। इसको 0 को छोड़ दीजिए, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। यहाँ पर भी कितना है, 1 2 3 4, 0 को हम छोड़ देंगे, 0 को भी नहीं मानेंगे, 0 को हम लेंगे लेकिन बाद में लेंगे। जैसे कि देख लीजिए, इसमें अशून्य अंक कितने हैं, 3, 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3। इसमें कितने अशून्य अंक हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो गए, 4। ये हमारा पहला नियम कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो चलिए अब दूसरे नियम की बात करते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या है, अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक नहीं कहेंगे। हमारा दूसरा नियम क्या है कि अशून्य अंक के अगर बाईं ओर शून्य अंक आएगा तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। फिर से देख लीजिए, अशून्य अंक के अगर बाईं ओर सार्थक
आएगा तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यह अशून्य अंक है, 2 लिख दिया, इसके बाईं ओर मतलब इधर लेफ्ट साइड में 0 0 आया, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी आप बताएंगे? 0 0 4 0 0 5। क्या इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? हमने यह नियम दूसरे नियम में पहले ही बता चुका है कि अगर अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर बाईं ओर शून्य आया तो यह सार्थक नहीं माना जाएगा, यहाँ पर भी शून्य आया ये भी नहीं माना जाएगा, और यहाँ पर भी शून्य आया है ये भी नहीं माना जाएगा। हमारा पहला नियम क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाएंगे। इसमें कितने अशून्य अंक हैं? 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1। इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1। अब चलिए हम तीसरे नियम को पहुँचते हैं। हमारा तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? हमारा तीसरा नियम यह कहता है कि अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। चलिए इसकी परिभाषा ले लेते पहले। शून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक होगा। हमारा तीसरा नियम यह कह रहा है कि अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक होगा। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यह अशून्य अंक है, 3 ले लिया, इसके दाईं ओर 1 2 यहाँ ले लिया, जैसे कि ले लिया 2000 लिख दिया, तो यहाँ पर 2000 लिख दिया तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया 3। तो देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, आज हम आपको बताते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? अगर दाईं ओर आया है तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आया है तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। तो यहाँ पर अशून्य अंक के दाईं ओर 0 आया है, मतलब शून्य आया तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। यहाँ पर भी अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आया है तो यह भी सार्थक अंक माना जाएगा। यहाँ पर भी अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आया है तो यहाँ पर सार्थक अंक माना जाएगा। चलिए हम शून्य गिन रहे थे, कितने शून्य है यहाँ पर? देखिए अशून्य अंक 1 हमारे पहले नियम में बता चुका है कि अगर अशून्य अंक है तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। तो हमारा 1 हो गया, सार्थक अंक ये हो गया। अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आया तो यह भी सार्थक अंक माना जाएगा। तो गिन लेते कितने हैं? 1 2 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3। इसका देख लेते हैं हम। 1 2 3 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। इसमें देख लेते हैं अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आया तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा तीसरा नियम यह कह रहा है कि अशून्य अंक के अगर दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह बहुत ही आसान है, आप वैसे ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। अच्छा 11 में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम चौथे नियम पर पहुँचते हैं। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। आपको गौर से सुनना पड़ेगा। अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, नियम पहले लिख देते हैं। शून्य अंकों के बीच में शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आता है तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये कहता है कि 2 अशून्य अंकों, देख लीजिए अशून्य अंकों मतलब कि 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आए तो सार्थक अंक।
फिर से हमने लिख दिया, दो अशून्य अंकों के बीच में, दो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ रहा है तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। हमारा एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए क्या 2020 चल रहा है, लिख लीजिए 2020 2002 मुझे जन्मतिथि है 2050 और कुछ दे रहे हैं 0.00503 ये हमने ले लिए, इतने नंबर ले लिए। अब आप बताइए इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है। हमारा पहला नियम क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। हमारा पहला नियम यह कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। हमारा दूसरा नियम यह कहता है कि अगर अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। अगर अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। और तीसरा नियम यह कहता है कि अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। हमारा चौथा नियम यह कह रहा है कि दो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ रहा है, दो अशून्य अंकों के बीच में, जैसे यहाँ पर देखिए ये भी अशून्य ये भी अशून्य, यहाँ पर शून्य आया है बीच में, ये भी अशून्य ये भी अशून्य, इनके भी बीच में शून्य आया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए ये भी अशून्य ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य है, मतलब शून्य है। दो अशून्य अंकों के बीच में ये देखिए एक दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया है, दो अशून्य अंकों के बीच में एक शून्य आया है, दो अशून्य अंकों के बीच में दो शून्य आया है, यहाँ पर भी देखिए दो शून्य आया है, यहाँ पर तीन शून्य आया है। तो क्या है, ये सभी सार्थक अंक माने जाएंगे। हमारा पहला नियम ये कह रहा है कि अशून्य अंक को सार्थक अंक मानेंगे। दूसरा नियम यह कह रहा है कि अशून्य अंक के अगर बाईं ओर शून्य आया है तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। और तीसरा नियम यह कहता है अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। बाईं ओर आया तो नहीं माना जाएगा, दाईं ओर आया तो माना जाएगा। और तीसरा नियम यह कहता है कि अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य, चौथा नियम है, अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं इसमें अशून्य अंक मतलब सार्थक अंक कितने हैं। देखिए दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया, सार्थक अंक माना गया। अशून्य अंक ये भी है, ये भी है, सार्थक अंक इनके बीच में आया, सार्थक अंक ये भी शून्य हो गया। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आया ये भी सार्थक अंक हो जाएगा, ये भी शून्य। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। अब यहाँ पर भी देख लीजिए दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया तो ये भी सार्थक अंक माना जाएगा। गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर सार्थक संख्या कितनी हो गई, 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। यहाँ पर भी देख लीजिए 4 नहीं, यहाँ पर नहीं, इसका देख लीजिए दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया है, यह सार्थक अंक माना जाएगा। अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आया तो यह भी सार्थक अंक माना जाएगा। तो इसमें गिन लेते हैं कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5। तो लिख देते हैं 5 सार्थक अंक। और लास्ट वाला देख लेते हैं, अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया है, अशून्य अंक सार्थक अंक, 2 अंक हो गए, इनके बीच में शून्य आया 3, ये भी सार्थक अंक हो गए। गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने होंगे, 5 सार्थक अंक। तो आपको दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा हमारा पहला नियम यह कह रहा है कि कोई भी अशून्य अंक है वह सार्थक अंक माना जाएगा। अगर अशून्य अंक के बाईं तरफ, अगर अशून्य अंक के बाईं तरफ इस तरफ, अगर बाईं तरफ शून्य आ रहा है तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। अगर दाईं तरफ इस तरफ अगर शून्य आ रहा है तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। दो अशून्य अंकों के बीच में, जैसे कि देख लीजिए दो अशून्य अंक है, इन अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई ये शून्य मान लीजिए, दो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ गया तो यह सार्थक अंक माना जाएगा। कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3। अब हम 5वें नियम पर पहुंचते हैं। 5वां नियम बता रहे हैं आपको। हमारा 5वां नियम यह कहता है कि अगर दशमलव का स्थान बदल देते हैं तो क्या सार्थक मान में परिवर्तन होता है। सार्थक मान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। हमारा तो कहना है कि नहीं होगा। चलिए आपको सिद्ध भी कर देते हैं। अगर दशमलव का स्थान बदलेंगे तो सार्थक अंक में परिवर्तन नहीं होगा। इसको लिख देते हैं पहले, सार्थक दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक
कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा पांचवा नियम है। हमारा पांचवा नियम यह कहता है कि सार्थक अगर दशमलव का स्थान बदल देते हैं तो सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये है, हमने लिखा 3, 4, 5, 6। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है आप बता सकते हैं। पहला नियम यह कह रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाएंगे। सभी अशून्य गिन लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 सार्थक अंक। अब इसी में हम दशमलव लगा दें। जैसे कि यहाँ पर अगर हम दशमलव लगा दें 3, 4, 5.6। अगर यहाँ पर हम दशमलव लगा देते तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁹। कोट के रूप में लिख देंगे। अगर इसको 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ फिर से यार 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। अब इसमें गिनेंगे हम सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। हमारा यहाँ नियम यह कह रहा है कि कोटि मान को हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि ये जो पावर है इसकी कोटि को बता रहा है, ना कि सार्थक अंकों को। हम इसके पहले वाले अंकों को लेंगे। इसमें कितने सार्थक अंक हैं गिन लीजिए। सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। गिन लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें भी 4 सार्थक अंक है, 4। हमारा नियम लागू हो रहा है। हमारा नियम कहा गया है कि दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे पहले दशमलव यहाँ पर भी लगा दीजिए, इसमें कोई काम नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर दशमलव का स्थान यहाँ से उठा दिए, यहाँ पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं इसी पर। 3.56×10⁻²। तो देख लीजिए यहाँ पर कोटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सार्थक अंकों पर। सभी अशून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। तो लिख लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर कितने हैं, 4 सार्थक अंक। चलिए दोस्तों हम अपने नियम को फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला नियम यह कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। हमारा दूसरा नियम यह कह रहा है कि अगर अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य आएगा, अगर अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। हमारा तीसरा नियम कह रहा है कि अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक, गलत होगा, फिर से बोलें। देखिए हमारा पहला नियम यह कह रहा है कि अशून्य अंक के बीच में अगर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। हमारा यह पांचवा नियम यह कहता है कि दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और चलिए अपने छठवें नियम पर चलते हैं। हमारा छठवां नियम यह कह रहा है कि अशून्य अंक जो होते हैं तभी सार्थक अंक होते हैं। छठवां नियम यह कह रहा है कि अगर किसी भी पद्धति को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने पर सार्थक अंक के मान में परिवर्तन होता है कि नहीं होता। चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला ये है, लिख देते हैं छठवां नियम है, लिख देते हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा छठवां नियम यह कह रहा है कि यदि किसी भी मात्रा को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलेंगे तो उसके सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ ले रहे हैं 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर मैथ वालों से पूछा हमने, मैथ वालों ने बताया कि इसका अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा। मीटर में कैसे लिखेंगे, उसमें सीधा लीजिएगा 15,000 मीटर। 15,000 मीटर लिख दीजिए। अब गिनिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। सभी अशून्य सार्थक अंक होंगे। इसमें कितने हैं, 1, 2। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया कि अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आएगा तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। तो देख लीजिए, गिन लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन यह गलत है, क्या ऐसा नहीं होगा। ये तो मैथमेटिकली होगा। लेकिन अगर फिजिक्स की तरह देखेंगे तो इसका दूसरा हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे 15 × 10⁻³ मीटर। और हमने जैसा कि चौथे नियम देख चुका है, इसका सार्थक अंक पर कोटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्थक अंकों का कोटि का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देख लीजिए इसमें कितने सार्थक अंक है, 1, 2। जिसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 2। अब चलिए
तो लास्ट वाले नियम पर चलते हैं। यदि हम सार्थक अंकों का जोड़ योग करेंगे उसका परिणाम जो आएगा उसमें कितने सार्थक अंक रहेंगे। जैसे कि ये हमारा नियम है, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं 3.45 और यहाँ लिख देते हैं 4 से लिख देते हैं 3.5.11, यहाँ लिख देते हैं 4.2.11 लिख देते हैं। इसका जोड़ करेंगे, जोड़ घटाना गुणा का कुछ भी करेंगे तो उसका क्या होगा, यहाँ पर हम देख लीजिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 1 2, यहाँ दशमलव, यहाँ पर 5 2 7, यहाँ पर 4 3 7। और हमारा नियम यह कह रहा है कि अगर हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या की लेते हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं 3, इसमें कितने सार्थक अंक हैं 4। अब देख लीजिए हमारा जो परिणाम आया, जितने भी संख्या का योग किए हैं, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसका परिणाम उतने अंकों के बराबर लिखा जाएगा। जितने भी अंकों का हमने योग किया, संख्याओं का योग किया, जिस संख्या में सबसे ज़्यादा सार्थक अंकों की संख्या होगी उसका परिणाम उन्हीं सार्थक अंकों की संख्या के बराबर लिखा जाएगा। जैसे कि इसमें 4 सार्थक अंक है, यहाँ पर भी 4 सार्थक अंक लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा सार्थक अंक का चैप्टर पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है DPG स्टडी। लिख देते हैं DPG STUDY। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।